दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 19 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अमेरिका तक ईरानी ड्रोन्स के पहुंचने की चर्चा, मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ के घरों पर मंडराए ड्रोन्स, वॉशिंगटन में हाई अलर्ट, अमेरिकी फौज के हेडक्वार्टर पर सबको छुपने का हुक्म, फ्लोरिडा के मैकडिल एयरफोर्स बेस पर हाई अलर्ट, बड़े हमले का अंदेशा, पहली बार कैस्पियन समंदर में इसराइल ने की स्ट्राइक, रूस से आए ईरानी जंगी जहाजों को तबाह करने की तस्वीर की जारी, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 63वीं लहर, IRGC ने अमेरिका से जुड़े तेल ठिकानों को बनाया निशाना, कतर में ईरानी मिसाइल हमले से दुनिया के सबसे बड़े LNG प्लांट को भारी नुकसान, ईरान ने दी आखिरी वार्निंग, अमेरिकी और इस्राएली फौजियों को मौत के लिए तैयार रहने की दी धमकी, ईरान के हमले से वेस्ट बैंक में कई फलस्तीनी औरतों की मौत की खबर, ईरानी क्लस्टर मिसाइल के मलबे की चपेट में आए कई लोग, और ओमान ने अपनाया बेहद सख्त रुख, फॉरेन मिनिस्टर बद्र अल बुसैदी ने अमेरिका को लताड़ा, कहा यह जंग अमेरिका की नहीं है, आपने वकार खो दिया। पहली खबर, एक बहुत बड़ी खबर, क्या अमेरिका पहुंच गए ईरानी ड्रोन्स? अमेरिका के सबसे महफूज इलाकों में जहां डोनाल्ड ट्रंप के मिनिस्टर्स रहते हैं, वहां कुछ अनजान ड्रोन्स देखे जाने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान अब अमेरिका के अंदर घुसकर अपने टारगेट्स को हिट करेगा। 19 मार्च 2026 की सुबह आई इस खबर के मुताबिक वॉशिंगटन के एक मिलिट्री बेस फोर्ट मैकनेर के ऊपर इन ड्रोन्स का मंडराना किसी बड़े खतरे का और बड़े हमले का इशारा भी हो सकता है। ये वो इलाका है जहां अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो और पेंटागन के चीफ या वॉर मिनिस्टर पीट हेग्सेथ जैसे बड़े मिनिस्टर्स रहते हैं, बड़े सेक्रेटरीज रहते हैं अमेरिका के। अमेरिका में मिनिस्टर्स को सेक्रेटरी ही कहते हैं। जैसे ही ये ड्रोन्स बेस के ऊपर नजर आए, फौजी अड्डे के ऊपर नजर आए, सिक्योरिटी एजेंसियों के होश उड़ गए और इन बड़े मिनिस्टर्स को वहां से शिफ्ट करने पर मशवरा शुरू कर दिया गया। हालांकि अभी वो वहां से हटे नहीं हैं, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी फौज इन ड्रोन्स को ईरान से जुड़े खतरों के तौर पर देख रही है। पेंटागन के स्पोक्सपर्सन ने इस पर ज्यादा बात करने से मना कर दिया है और कहा है कि इन बड़े अफसरों की मूवमेंट पर बात करना इस वक्त ठीक नहीं होगा। वो ये भी तो नहीं बता पा रहे इतनी चाक चौबंद सिक्योरिटी और ये ड्रोन्स किसके हैं जो अंदर आ गए, ईरान के नहीं तो किसी और के बता दो। खैर, अमेरिका के दिल में ईरान का खौफ पसर गया है। ये ड्रोन्स कहाँ से आए और इन्हें कौन उड़ा रहा है, सुपर पावर को इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन ईरान के साथ जारी सीधी जंग की वजह से पूरे अमेरिका में हाई अलर्ट है। डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के दो सबसे ताकतवर मिनिस्टर्स के घर के ऊपर ड्रोन्स का पहुंचना ये साबित करता है कि अब जंग सिर्फ सरहदों तक नहीं रही। जब ईरान की मिसाइलें इसराइल के अंदर घुसकर तबाही मचा रही हैं, तो अब वॉशिंगटन के अंदर इन ड्रोन्स का दिखना अमेरिकी इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी नाकामी माना जा रहा है। दोस्तों, मेरा मानना है कि वॉशिंगटन के सबसे महफूज फौजी अड्डे तक ड्रोन्स का पहुंचना ये साफ इशारा है कि अमेरिका का दुश्मन अब सीधे अमेरिका के अंदर घुसकर वार करने की ताकत रखता है, अगर ये ड्रोन्स ईरान के हैं तो। जब डोनाल्ड ट्रंप के खास मिनिस्टर्स को अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ने की नौबत आ गई है, तो समझ जाइए कि मामला कितना संजीदा है। ये ड्रोन्स महज निगरानी के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े हमले का ट्रेलर भी हो सकते हैं। अमेरिकी फौज अमेरिका के अंदर ही किसी बड़े खतरे की जद में है, जिसके बारे में अभी खुलकर नहीं बताया जा रहा, लेकिन जो खबर आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। फ्लोरिडा में मौजूद अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के हेडक्वार्टर में शेल्टर इन प्लेस का हुक्म जारी किया गया है, यानी बेस के अंदर मौजूद तमाम अहलकारों को, तमाम कमांडर्स को, फौजियों को महफूज ठिकाने पर छिपने के लिए कहा गया है। अमेरिका के अंदर बने फौजी अड्डे में टेम्पा में मौजूद मैकडिल एयरफोर्स बेस, जहां सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है, उसने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस खतरे की तस्दीक की है। बेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो हर थ्रेट को, हर खतरे को संजीदगी से ले रहे हैं और सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस थ्रेट की सही वजह या उसकी किसी भी डिटेल के बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि इसी हफ्ते इस बेस का सिक्योरिटी लेवल बढ़ाकर FPCON 4 कर दिया गया था, जो किसी बड़े हमले के अंदेशे के वक्त किया जाता है। FAPCON 4 कह सकते हैं हम। ये तभी एक्टिव किया जाता है
जब कोई बड़ा हमला, कोई इमिनेंट हमला, कोई एकदम से होने वाला हमला होने वाला होता है। ये बेस अलर्ट है, अमेरिका अलर्ट है, यानी अमेरिका के अंदर कुछ हो रहा है जो हल्के हल्के अब छनकर बाहर आ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। इसराइल ने पहली मर्तबा ईरान के कैस्पियन समंदर वाले नॉर्दर्न हिस्से में घुसकर ईरानी जंगी जहाज़ों यानी फ्रिगेट वॉरशिप्स को तबाह करने का बड़ा दावा किया है और कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। 19 मार्च 2026 की दोपहर इसराइल ने कहा कि अंजली बंदरगाह पर हुए इस हमले में ईरान के होश उड़ गए, क्योंकि ये वो इलाका है जहां आज से पहले आईडीएफ के फाइटर जेट्स कभी नहीं पहुंचे थे। खबर के मुताबिक इसराइल ने उन ईरानी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाया जो अभी हाल ही में रूस से वापस लौटे थे। अंजली पोर्ट ईरान का वो स्ट्रेटजिक ठिकाना है जो सीधे रूस से जुड़ा है। इस सरप्राइज अटैक में ईरानी वॉरशिप्स को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है और कई जहाज़ों के मलबे में तब्दील होने का भी दावा इसराइल की तरफ से किया गया है। ईरान का ये हिस्सा अब तक पूरी तरह महफूज माना जाता था, लेकिन इसराइल की पहुंच ने वहां की सिक्योरिटी को भी तहस नहस कर दिया है। हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान के तैयबे में इसराइली फौज के 6 मरकावा टैंक्स को मलबे में तब्दील करने का बड़ा दावा किया है। इस ज़बरदस्त भिड़ंत ने फ्रंट लाइन पर तैनात इसराइली टुकड़ियों में, इसराइली यूनिट्स में खलबली मचा दी है। खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने तैयबे के बेदर अल फुकानी इलाके में इसराइली आर्मर्ड गाड़ियों को अपना निशाना बनाया। इस हमले में गाइडेड मिसाइल्स, रॉकेट्स और आर्टिलरी कारतूबों का इस्तेमाल करके एक के बाद एक 6 मरकावा टैंक्स को हिट किया गया। हिजबुल्लाह का कहना है कि ये कार्रवाई लेबनान के डिफेंस में की गई है और उन्होंने इसराइली ऑपरेशंस को पूरी तरह से रोक दिया है। लेबनान में इसराइल क्या कर रहा है वो भी जानना ज़रूरी है। इसराइली फ़ौज ने साउथ लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशंस के दौरान हिजबुल्लाह के 20 से ज़्यादा लड़ाकों को मार गिराने का बड़ा दावा किया है। आईडीएफ ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ये कार्रवाई कल साउथ लेबनान के अलग अलग मोर्चों पर की गई है। ईरान की आईआरजीसी ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 63वीं मिसाइल लहर जारी करने के साथ एक बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने ख़ास तौर पर इलाके में, रीजन में मौजूद अमेरिका से जुड़े तेल के ठिकानों यानी ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ये ताज़ा हमला अपने मारे गए इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब और इंटेलिजेंस अफसरों की याद में किया है। खबर के मुताबिक आईआरजीसी ने अपने बयान में इस वेव को, इस लहर को, इस जंग का एक बड़ा मोड़, एक टर्निंग पॉइंट बताया है। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई उसके अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों का बदला है। आईआरजीसी ने साफ किया कि उनका इरादा पड़ोसी और दोस्त मुल्कों की इकनॉमी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, लेकिन ईरान के तेल के कुओं और रिफाइनरीज पर हुए हमलों ने ईरान को इस नए फेज में कदम रखने पर मजबूर कर दिया है। अब ईरान सीधे उन ठिकानों को हिट कर रहा है जिनमें अमेरिका और उसके पार्टनर्स के शेयर्स, पैसा मौजूद है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में पहली मर्तबा फ़लस्तीनी औरतों की मौत की खबर सामने आई है। इसराइली मीडिया के मुताबिक जुमेरात की सुबह तक हुए इन हमलों में वेस्ट बैंक के जतूब इलाके में 3 फ़लस्तीनी औरतें अपनी जान गंवा बैठीं। इसके अलावा सेंट्रल इसराइल में एक विदेशी वर्कर भी मारा गया है। इसराइली पुलिस और मेडिकल टीम्स के मुताबिक सेंट्रल इसराइल में गिरी एक ईरानी मिसाइल के फुटेज से पता चलता है कि उसमें क्लस्टर बम लोड था, जिससे ये मौतें हुई हैं। रात 12 बजे से सुबह 8 बजे के बीच पूरे इसराइल में 6 बार मिसाइल सायरन गूंजे, जिसमें सबसे ज़्यादा असर नॉर्थ के इलाकों में देखा गया। ईरान की तरफ से किए गए इन मल्टीपल हमलों ने फ्रंटलाइन पर भारी तबाही मचाई है और पहली बार फ़लस्तीनी आबादी को भी इसकी चपेट में ले लिया है। ईरान ने अमेरिकी फ़ौजियों से कहा है कि मरने के लिए तैयार रहो, कुर्बान होने के लिए बिल्कुल तैयार रहो। अब ईरान की तरफ से अमेरिका और इसराइल को एक बेहद सख्त और आखिरी वार्निंग जारी की गई है। इस बयान में सीधे ललकारते हुए कहा गया है कि मुजरिम अमेरिकी फ़ौज और जालिम इसराइली निज़ाम के पास अब अपने फ़ौजियों की कुर्बानी देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। ईरान ने साफ लफ्ज़ों में ऐलान किया है कि अमेरिका और इसराइल की कामयाबी का दौर अब ख़त्म हो चुका है। इस पैगाम में साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया गया है कि या तो वो इस पूरे रीजन को छोड़कर फ़ौरन निकल जाएं, वरना मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहें। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में इसराइल ने ईरान की गैस फील्ड्स को निशाना बनाया है
اور جواب میں ایران نے قطر اور ریاض پر میزائلیں داغ کر اپنی طاقت کا احساس کرایا ہے۔ ایران کی اس کھلی دھمکی نے گلف میں جاری ٹینشن کو ایک اور نئے خطرناک موڑ پر پہنچا دیا ہے، جہاں اب سیدھے طور پر امریکی اور اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کی بات کہی گئی ہے، اور یہ سب بھی انہیں عرب ملکوں کے بیس میں موجود ہیں۔ یعنی کیا وہاں پر اب چن چن کر امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا جائے گا؟ دیکھتے ہیں ایران کی اس وارننگ کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اب اسرائیل کے حملوں کو لپیٹنے کے چکر میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بڑا جھوٹ سن لیجئے۔ دنیا کے سب سے بڑے گیس ہب یعنی کہ قطر کے راس لفان پر ایران نے کل رات بیلسٹک میزائلوں سے بڑا حملہ کر دیا۔ اس کے بعد سے وہاں زبردست آگ لگی ہوئی ہے۔ آج 19 مارچ 2026 کی صبح قطر انرجی نے تصدیق کی کہ ایران نے ان حملوں سے ان کے کئی گیس پلانٹس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ خبر کے مطابق قطر کے اس انڈسٹریل حصے پر، اس انڈسٹریل سٹی پر بدھ کی رات سے شروع ہوئے حملوں کا دوسرا دور جمعرات کی صبح بھی دیکھا گیا، جس میں کئی میزائلیں سیدھے گیس ٹھکانوں پر جا کر گریں۔ اس حملے کے فوراً بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ امریکہ کو اسرائیل کے اس حملے کی کوئی جانکاری نہیں تھی، جس کے جواب میں ایران نے قطر کو نشانہ بنایا ہے۔ انا معصوم۔ ٹرمپ نے لکھا کہ اسرائیل نے غصے میں آ کر ایران کے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ کو ہٹ کیا اور اس میں امریکہ یا قطر کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اسرائیل غصے میں آتا ہے، ایران غصے میں آ کے کچھ کر ڈالے بڑا والا۔ لیکن جلد ہی ٹرمپ کا یہ جھوٹ کھل گیا۔ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے ایران کے گیس ٹھکانوں پر حملہ کرنے سے پہلے امریکہ کو نہ صرف اس کی اطلاع دی تھی، بلکہ وائٹ ہاؤس نے اس آپریشن کو اپنی منظوری یعنی گرین لائٹ بھی دی تھی۔ امریکی افسروں کا ماننا تھا کہ اس سے ایران پر پریشر بڑھے گا۔ اب جب ایران نے پلٹوار کرتے ہوئے قطر کے دنیا کے سب سے بڑے LNG ہب کو آگ کے حوالے کر دیا ہے، تو ٹرمپ اس پورے معاملے سے پلہ جھاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انا معصوم، اپنا بچہ بھی معصوم۔ غصے میں آ گیا تھا۔ دوستو، میرا ماننا ہے کہ قطر جیسے ملک کے گیس کے ٹھکانوں پر حملہ ہونا اس جنگ کا سب سے خطرناک موڑ ہے۔ جب دنیا کا 20% LNG سپلائی کرنے والا ہب جل رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ آنے والے دنوں میں پوری دنیا میں بجلی اور گیس کا بڑا کرائسس پیدا ہونے والا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھلے ہی یہ کہیں کہ انہیں کچھ نہیں پتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی اس جگل بندی نے مڈل ایسٹ کو ایک ایسی آگ میں جھونک دیا ہے جس کا تصور پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ امریکہ کے اڈے ہوتے ہوئے ان ملکوں میں یہ تباہی ہو پائے گی، لیکن ہو رہی ہے۔ ایران روز جھوڑ جھوڑ کے مار رہا ہے۔ اب خود عرب ملکوں کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ جو امریکہ خود اپنے فوجیوں کے، اپنے ایسٹس کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے تمہاری زمین پر، تو وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ اسے تو بس چودھری بن کے بیٹھنا تھا مڈل ایسٹ میں۔ بہتر ہوگا امریکہ سے کہا جائے، جاؤ حبیبی، اب نکل جاؤ۔ قطر نے اسرائیل کو نصیحت دی ہے۔ قطر کی منسٹری آف فارن افیئرز کے اسپوکس پرسن ماجد الانصاری نے اسرائیلی حملے کی کڑے لفظوں میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساؤتھ پارس فیلڈ کو نشانہ بنانا، جو کہ اصل میں قطر کے نارتھ فیلڈ کا ہی حصہ ہے، اس وقت کے جنگی حالات میں ایک بے حد خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قدم ہے۔ جو پارس ہے نا، اس میں قطر اور ایران دونوں کا شیئر ہے۔ الانصاری نے وارننگ دی ہے کہ انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے سے نہ صرف گلوبل انرجی سیکیورٹی کو خطرہ پیدا ہو گیا، بلکہ اس سے علاقے کے لوگوں اور انوائرمنٹ پر بھی برا اثر پڑے گا۔ اب عمان سے آیا ایک سخت رخ اور سخت خبر سن لیجئے۔ عمان کے فارن منسٹر بدر البسیدی نے ایران اور اسرائیل کے بیچ جاری جنگ پر بے حد سخت موقف یعنی اسٹینڈ اپنایا ہے اور امریکہ کو سنایا ہے۔ انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ امریکہ اپنی ہی فورن پالیسی پر کنٹرول کھو چکا ہے اور یہ جنگ اصل میں امریکہ کی اپنی جنگ ہے ہی نہیں۔ بدر البسیدی نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں ایسا کوئی ممکنہ راستہ نظر نہیں آتا جس سے اسرائیل اور امریکہ دونوں کو وہ مل سکے جو وہ اس جنگ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عمان کہہ رہا ہے کہ تم جو حاصل کرنے آئے ایران میں، جو تم نے ایران پر حملہ کیا اور سوچا یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، تمہیں کچھ نہیں ملنے والا بابا جی کی ٹھلو کے علاوہ۔ عمان سیدھا کہہ رہا ہے۔ عمان کی طرف سے آیا یہ بیان اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گلف کے ملک اب اس جنگی صورتحال سے کافی پریشان ہیں اور انہیں اندیشہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت والی یہ جنگ پورے علاقے کو اپنی زد میں لے لے گی۔ عمان جو ہمیشہ سے ایران اور مغربی ملکوں کے بیچ ایک پل کا کام کرتا رہا ہے، اس کے اس سخت رخ نے ڈپلومیٹک حلقوں میں کھلبلی مچا دی ہے۔ اور اب آپ سے میں یہاں پرسنل اپیل کرتا ہوں کہ دعا کیجئے یہ جنگ رک جائے۔
कल ईद होगी गल्फ़ के ममालिक में, परसों इंडिया में भी होगी। वो जो इंडिया से और मुल्क से बाहर गए हैं काम करने, वो फंस गए हैं बेचारे, वो ईद नहीं मना पा रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है? मैं तो ऐसे लोगों को बहुत करीबी से जानता हूँ। उनके घर वाले पल पल परेशान हैं। उनकी ईद यहाँ नहीं होगी क्योंकि इन्हें लगता है कि उनका प्यारा वहाँ जान के ख़तरे में है, कभी भी मिसाइल, कभी भी ड्रोन आ जाता है। तो वो लोग जो कहते हैं मुल्क तबाह हो जाएं, होश में आओ, आप इंसानों वाली बात नहीं कर रहे। गज़ा में जब जंग हो रही थी, ईरान में भी ईद मनाई गई थी। ऐसा नहीं है, जंग, खुशियाँ, शहादतें सब साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ईरान की जंग हो रही तो सारे लोग ज़िच हो जाएं, फंस जाएं। हमें ज़हन से सोचना चाहिए। सोचिए उन लोगों के बारे में जो ट्रक चलाते हैं, जो मज़दूर हैं, जो बहुत से लोग तो बल्दिया में भी हैं, वहाँ म्यूनिसिपैलिटी में, छोटे काम किनारों में, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कहाँ नहीं है? वो जंग के लिए नहीं गए थे, चंद पैसे कमाने गए थे, चंद ख्वाब थे। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़कर कभी कभी बड़ा परेशान हो जाता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, सोचिए ज़रा उन लोगों के बारे में। सोचिए वो कितने परेशान होंगे जो वो आना चाहते होंगे, फंस गए होंगे। किसी की माँ बीमार होगी, किसी की ज़मीन का मसला होगा, किसी की बहन की शादी होगी, किसी के भाई की शादी होगी, सब फंस गए। अमन की दुआ कीजिए। वो जो कहते नहीं ये जंग अब चलती रहनी चाहिए, ईरान ये कर दे, कद्दू नहीं कर पाएगा कोई मुल्क। ना ईरान कुछ कर पाएगा अमेरिका और इसराइल का, ना अमेरिका और इसराइल ईरान का कुछ कर पाएंगे, सिवाय तबाही होगी और कुछ नहीं होगी। तो इस जंग वाले माहौल से बाहर आइए सर। पर्सनली कह रहा हूँ, सिर्फ उनसे जो खबरें देख चुके थे और किसी से नहीं। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।